पाकिस्तान अभी अपने एयर डिफेंस सिस्टम को सिटीज के अंदर क्यों शिफ्ट कर रहा है? आखिर किस वजह से पाकिस्तान रूफ टॉप पर गन्स, मैन पैड्स और मोबाइल जैमिंग यूनिट को डिप्लॉय करने पर मजबूर हो चुका है? और अभी चाइना की J-35 का एक्सपोर्ट इतना आसान क्यों नहीं होने वाला है? आज की वीडियो में हम ऐसे ही कुछ इंटरेस्टिंग अपडेट्स के बारे में बात करने वाले हैं। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अंशुमन नायक और आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है इंडियन डिफेंस न्यूज की डिफेंस टॉक सीरीज में। तो चलिए देर न करते हुए आज की वीडियो शुरू करते हैं। आज की पहली अपडेट पाकिस्तान की नई एयर डिफेंस डॉक्ट्रिन की तरफ से है। अभी ऑपरेशन सिंदूर के लगभग एक साल पूरा होने के बाद पाकिस्तान की तरफ से अपने एयर डिफेंस स्ट्रक्चर में एक बहुत ही बड़ा डॉक्ट्रिन शिफ्ट करने की तैयारी किया जा रहा है। सिंपल भाषा में बोले तो पहले पाकिस्तान अपने बड़े बड़े सरफेस टू एयर मिसाइल सिस्टम्स को सेंट्रलाइज तरीके से डिप्लॉय कर रहा था, लेकिन अभी वो एक डिसेंट्रलाइज और अर्बन बेस्ड एयर डिफेंस मॉडल की तरफ शिफ्ट कर रहे हैं। इस चेंज का मेन रीजन ड्रोन वॉरफेयर को माना जा रहा है। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान लो कॉस्ट ड्रोन और लॉइटरिंग मुनिशन ने ट्रेडिशनल एयर डिफेंस नेटवर्क के मल्टीपल गैप को एक्सपोज कर दिया था। इस वजह से पाकिस्तान की तरफ से कराची, इस्लामाबाद और रावलपिंडी से बड़े बड़े अर्बन एरिया में फ्रेगमेंटेड एयर डिफेंस ग्रिड को क्रिएट करने की कोशिश किया जा रहा है। यानी कि अभी एयर डिफेंस सिस्टम को बॉर्डर एरिया में कंसंट्रेट करने की बजाय अभी सिटीज के अंदर स्प्रेड करने की कोशिश किया जा रहा है, ताकि बिल्डिंग और अर्बन क्लटर की मदद से रडार और थर्मल सिग्नेचर को हाइड किया जा सकेगा, जिससे एनिमी आईएसआर प्लेटफॉर्म के लिए इन सिस्टम को डिटेक्ट करना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा। अभी सबसे इंटरेस्टिंग एस्पेक्ट इसका पॉइंट डिफेंस फोकस होने वाला है। रिपोर्ट्स के हिसाब से पाकिस्तान अभी एंटी एयरक्राफ्ट गन, ट्विन बैरल 35mm स्टैंडर्ड की सिस्टम्स, हेवी मशीन गन और मैनपैड जैसे कि अंजाम मार्क 2 और मार्क 3 सिस्टम को लार्ज नंबर में सिटीज के अंदर डिप्लॉय किया जा रहा है। इन सिस्टम्स को अभी रूफटॉप्स के ऊपर और मोबाइल व्हीकल के ऊपर माउंट करके पाकिस्तान की तरफ से डिप्लॉय किया जा रहा है, जिनको लो फ्लाइंग ड्रोन्स को एंगेज करने के लिए इस्तेमाल किया जाएगा। इसके साथ ही इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर में भी पाकिस्तान की तरफ से काफी कुछ बदलने की कोशिश किया जा रहा है। मोबाइल जैमिंग यूनिट को अभी पाकिस्तान की तरफ से डिफरेंट सेक्टर में कंटिन्यूअसली मूव किया जाने वाला है, जिस वजह से टेम्पररी इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर बबल को क्रिएट किया जा सकता है। यानी जीपीएस गाइडेड ड्रोन्स की नेविगेशन और टारगेटिंग कैपेबिलिटी को भी डिसरप्ट किया जा सकता है। अभी लो अल्टीट्यूड सर्वेलेंस के लिए भी पाकिस्तान की तरफ से मचान टैक्टिकल एएसआर रडार जैसे मोबाइल सिस्टम को डिप्लॉय किया जा रहा है। ये एक ट्रक माउंटेड रडार सिस्टम होने वाला, जो कि स्पेशली लो आरसीएस ड्रोन्स और क्रूज मिसाइल जैसे थ्रेट को डिटेक्ट करने के लिए ऑप्टिमाइज किया गया है। यानी कुल मिलाकर पाकिस्तान अभी अपनी एयर डिफेंस स्ट्रेटेजी को कम्प्लीटली चेंज करने की कोशिश कर रहा है। अगला अपडेट टॉनबो इमेजिंग की तरफ से आई सार्क जेट लॉइटरिंग मुनिशन की तरफ से है। अभी टॉनबो इमेजिंग की तरफ से एक ऐसा हाई स्पीड ऑटोनोमस स्ट्राइक प्लेटफॉर्म को रिवील किया गया है, जो ट्रेडिशनल कैमिकाजी ड्रोन से काफ़ी अलग होने वाला है। सिंपल भाषा में बोला जाए तो ये एक जेट पावर लॉइटरिंग मुनिशन होने वाला है, जो कि हेविली डिफेंडेड टारगेट को हाई स्पीड पर भी हिट करने के लिए डिज़ाइन किया गया है। अभी नॉर्थ टेक सिंपोजियम 2026 में टॉनबो इमेजिंग की तरफ से सार्क जेट को ऑफिशियली शोकेस किया गया था। इस सिस्टम की सबसे खास बात इसका टर्बोजेट प्रोपल्सन सिस्टम होने वाला है, क्योंकि नॉर्मली जो लॉइटरिंग मुनिशन होते हैं ज़्यादातर वो प्रोपेलर ड्रिवन या इलेक्ट्रिक मोटर का इस्तेमाल करते हैं, जिस वजह से उनकी स्पीड कंपैरेटिवली थोड़ा कम होता है। लेकिन सार्क जेट में टर्बोजेट इंजन का इस्तेमाल किया जा रहा है, जिस वजह से इसका स्पीड नॉर्मल लॉइटरिंग मुनिशन के मुकाबले काफ़ी तेज होने वाला है। सिंपल भाषा में बोले तो एनिमी के पास इसको काउंटर करने के लिए रिएक्शन टाइम बहुत कम बचने वाला है। यानी एयर डिफेंस सिस्टम को इसे डिटेक्ट और इंटरसेप्ट करने का टाइम थोड़ा कम मिलने वाला है। अभी मिशन की बात करें तो सार्क जेट को सिर्फ एक सिंपल सुइसाइड ड्रोन के रूप में नहीं देखा जा रहा है, बल्कि इसका रोल प्रिसीशन स्ट्राइक, सप्रेशन ऑफ एनिमी एयर डिफेंस, काउंटर रडार अटैक, डीप इंटरडिक्शन और मैरीटाइम स्ट्राइक मिशन तक एक्सटेंड किया जा सकता है। अभी एक और इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट इसका नेविगेशन सिस्टम को बताया जा रहा है। टॉनबो इमेजिंग के मुताबिक सार्क जेट में जीएनएसएस और आईएनएस बेस्ड गाइडेंस आर्किटेक्चर का इस्तेमाल किया गया, यानी कि अगर बैटलफील्ड में जीपीएस जैमिंग या इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर का इस्तेमाल किया जा रहा हो, तब ये सिस्टम अपना टारगेट ट्रैक करने और स्ट्राइक एग्जीक्यूट करने की कैपेबिलिटी मेंटेन कर सकता है। डिप्लॉयमेंट फ्लेक्सिबिलिटी भी इसका एक और मेजर एडवांटेज होने वाला है। इस सिस्टम को मोबाइल ग्राउंड लॉन्चर, नेवल प्लेटफॉर्म्स और फ्यूचर में एयर लॉन्च कॉन्फ़िगरेशन से भी डिप्लॉय किया जा सकता है। यानी आर्मी, नेवी और एयरफोर्स तीनों डोमेन से इसका डिप्लॉयमेंट पॉसिबल होने वाला है।
अगला अपडेट ऑपरेशन सिंदूर को लेकर एयर मार्शल भारती के नए स्टेटमेंट की तरफ से है। अभी ऑपरेशन सिंदूर के एनिवर्सरी के दौरान इंडियन एयरफोर्स की तरफ से भी कुछ बहुत ही बड़े क्लेम सामने आए हैं, जहां पर पाकिस्तान को हुए एक्चुअल डैमेज के बारे में ऑफिशियली डिटेल को शेयर किया गया है। एयर मार्शल भारती, जो कि ऑपरेशन सिंदूर के टाइम डायरेक्टर जनरल ऑफ एयर ऑपरेशन थे, उन्होंने जयपुर में हुई प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान बताया कि ऑपरेशन सिंदूर के दौरान इंडियन फोर्सेस ने पाकिस्तान के 13 एयरक्राफ्ट को डिस्ट्रॉय किया था, जिसमें से एक अवेक्स शामिल था, और इसके साथ ही उनके 11 एयरफील्ड को भी टारगेट किया गया था और डैमेज किया गया था। सिंपल भाषा में बोले तो यह ऑपरेशन सिर्फ एक लिमिटेड डिटेलिएशन नहीं था, बल्कि पाकिस्तान के मिलिट्री इंफ्रास्ट्रक्चर और टेरर इकोसिस्टम दोनों को साइमल्टेनियसली टारगेट करने वाला ऑपरेशन था। उनके मुताबिक इंडियन फोर्सेस ने पाकिस्तान और पीओके के अंदर मौजूद 9 टेररिस्ट हाइडआउट को सक्सेसफुली डिस्ट्रॉय कर दिया था, और इसमें सबसे खास बात यह रही थी कि इतने बड़े स्केल के ऑपरेशन के बावजूद इंडियन सिविलियन और मिलिट्री इंफ्रास्ट्रक्चर को कोई मेजर डैमेज नहीं हुआ था। एयर मार्शल भारती ने यह भी क्लियर करके बताया था कि ऑपरेशन सिंदूर के दौरान आर्मी, नेवी और एयरफोर्स तीनों सर्विस जॉइंटली काम कर रहे थे और आर्म्ड फोर्सेस को कंप्लीटली ऑपरेशनल फ्रीडम दिया गया था, यानी स्ट्रेटेजिक लेवल पर पूरा ऑपरेशन ट्राई सर्विस कोऑर्डिनेशन के साथ एग्जीक्यूट किया गया था। और उसके बाद सीज फायरिंग को लेकर भी उन्होंने क्लैरिफिकेशन दिया। उन्होंने कहा है कि भारत का प्राइमरी ऑब्जेक्टिव टेररिस्ट और उनके सपोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर को डिस्ट्रॉय करना था। जैसे ही मिशन कंप्लीट हो गया, पाकिस्तान की तरफ से हॉस्टिलिटी स्टॉप करने की रिक्वेस्ट किया गया, तब उसके तुरंत बाद भारत की तरफ से ऑपरेशन लॉन्च करना बंद किया गया था। लेकिन उन्होंने एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग मैसेज भी दिया था। उनके हिसाब से जब पाकिस्तान ने ओपनली टेरर एलिमेंट को सपोर्ट करना स्टार्ट किया, तब सिचुएशन एक सिंपल काउंटर टेरर ऑपरेशन से सेल्फ डिफेंस सिनेरियो में कन्वर्ट हो गया था, और जो एस्केलेशन था थोड़ा बड़ा हुआ था, जिस वजह से भारत का रिस्पॉन्स लीथल और रूथलेस बन गया था। यानी इनिशियली भारत की तरफ जो स्ट्राइक किए गए थे, उनका डायरेक्टली पाकिस्तान के मिलिट्री के साथ कोई लेना देना नहीं था। ये सिर्फ पाकिस्तान के अंदर मौजूद टेरर इंफ्रास्ट्रक्चर को ही टारगेट करने के लिए किए गए थे। अभी सबसे इंटरेस्टिंग एस्पेक्ट यहाँ पर एयर पावर का इंपॉर्टेंस होने वाला है। एयर मार्शल भारती के मुताबिक ऑपरेशन सिंदूर ने प्रूव कर दिया है कि मॉडर्न वॉरफेयर में एयर पावर सिर्फ एयरफोर्स तक लिमिटेड नहीं रहने वाली है, बल्कि पूरा इंटीग्रेटेड कमांड इकोसिस्टम इसके ऊपर डिपेंड करने वाला है। कुल मिलाकर यह स्टेटमेंट ये क्लियर स्ट्रेटेजिक मैसेज देता है कि भारत के पास अभी ना सिर्फ डीप स्ट्राइक करने की कैपेबिलिटी मौजूद है, बल्कि फ्यूचर में किसी भी टेरर बैक्ड एग्रेशन का जवाब भी बहुत ही एग्रेसिव तरीके से दिया जा सकता है। और अभी पहली बार इंडियन एयरफोर्स की तरफ से ऑपरेशन सिंदूर में नष्ट किए गए पाकिस्तानी एयरक्राफ्ट को लेकर एग्जैक्ट नंबर को भी बताया जा रहा है, जो कि पहले कभी भी ओपनली बताया नहीं गया था। अगला अपडेट भारत के डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में होने वाला एक बहुत ही बड़े इंडो इजरायली रडार प्रोजेक्ट की तरफ से है। अभी बेंगलुरु बेस्ड DCX सिस्टम और इजराइल एरोस्पेस इंडस्ट्रीज की एल्टा सिस्टम के साथ मिलकर एक नए एडवांस रडार मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी पर काम किया जा रहा है। सिंपल भाषा में बोला जाए तो अभी भारत में एक नेक्स्ट जनरेशन मिलिट्री रडार सिस्टम का लार्ज स्केल प्रोडक्शन और इंटीग्रेशन स्टार्ट किया जाने वाला है। ये फैसिलिटी तमिलनाडु के सोलागिरी इंडस्ट्रियल एरिया में बनाया जाने वाला है और इसको ELTX सिस्टम के नाम से ऑपरेट किया जाने वाला है। अभी जो ग्राउंड ब्रेकिंग समारोह हुआ था, उसमें इजराइल एरोस्पेस इंडस्ट्रीज के CEO बोआज लेवी और DCX सिस्टम के चेयरमैन डॉक्टर HS रघुवेंद्र राव भी मौजूद थे। रिपोर्ट्स के मुताबिक ये फैसिलिटी अप्रैल 2027 के आसपास कंप्लीट होने वाली है और इसके बाद प्रोडक्शन ऑफिशियली स्टार्ट होने वाला है। अब सबसे इम्पोर्टेंट बात यह कि ये कोई नॉर्मल इलेक्ट्रॉनिक प्लांट नहीं होने वाला है। इस फैसिलिटी को स्पेशली एडवांस एयरबोर्न और ग्राउंड बेस्ड मिलिट्री रडार सिस्टम्स के मैन्युफैक्चर, इंटीग्रेशन और टेस्टिंग के लिए इस्तेमाल किया जाने वाला है। अभी भारत के लिए रडार टेक्नोलॉजी एक बहुत ही स्ट्रेटेजिक डोमेन माना जा रहा है, क्योंकि मॉडर्न वॉरफेयर में रडार सिस्टम सिर्फ टारगेट डिटेक्ट करने के लिए नहीं, बल्कि एयर डिफेंस कोऑर्डिनेशन, मिसाइल गाइडेंस, ईयरली वार्निंग और इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर ऑपरेशन के लिए भी बैकबोन का काम करने वाले हैं। इजराइल एरोस्पेस इंडस्ट्रीज की तरफ से भी ये क्लियर किया गया कि प्रोजेक्ट भारत के डिफेंस इकोसिस्टम में उनके लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटेजी का पार्ट होने वाला है। इजराइल और भारत के बीच डिफेंस कोऑपरेशन पहले से ही बहुत ही स्ट्रांग रहा है, लेकिन अभी हमारा फोकस डायरेक्ट लोकल मैन्युफैक्चरिंग और इंडस्ट्रियल पार्टनरशिप के ऊपर शिफ्ट होता हुआ दिख रहा है। अगला अपडेट चाइना के कैरियर कैपेबल स्टेल्थ फाइटर प्रोग्राम यानी J-35 की तरफ से है। अभी चाइनीज सोशल मीडिया पर कुछ नए इमेजेस सामने आए हैं, जिसमें एक रिफाइंड J-35 प्रोटोटाइप को ग्राउंड क्रू के साथ देखा गया। इसके बाद अभी फिर से इस एयरक्राफ्ट के एक्सपोर्ट, फ्यूचर और ऑपरेशनल रोल को लेकर डिस्कशन तेज हो गया है। सिंपल भाषा में बोला जाए तो चाइना अभी अपने 5th जनरेशन फाइटर इकोसिस्टम को एक्सपैंड करने की कोशिश कर रहा है। जहां J-20 एक हैवी एयर सुपीरियरिटी फाइटर के रूप में पोजीशन किया जा रहा है, वहीं J-35 को एक फ्लेक्सिबल मल्टी रोल स्टेल्थ फाइटर के रूप में डेवलप किया जा रहा है।
अभी जो इमेजेस सामने आ रही हैं उसमें एयरक्राफ्ट का ट्विन इंजन स्टाइल डिजाइन क्लियरली देखने को मिल रहा है। इसमें कैंटेड वर्टिकल स्टेबलाइजर, इंटरनल वेपन बेज और लो ऑब्जर्वेबल शेपिंग का इस्तेमाल किया जा रहा है। कुछ ऑब्जर्वर्स के मुताबिक इसका करंट प्रोटोटाइप पहले जुहाई एयरसो में दिखाए गए वेरिएंट से थोड़ा अलग लग रहा है, जिसे इंडिकेट होता है कि एयरक्राफ्ट अभी भी कंटिन्यूस रिफाइनमेंट फेज से गुजर रहा है। लेकिन सबसे इंटरेस्टिंग डिस्कशन इसका एक्सपोर्ट मार्केट को लेकर किया जा रहा है। चाइनीज एनालिस्ट का कहना है कि J-35 का एक्सपोर्ट या लार्ज स्केल एक्सपोर्ट नियर फ्यूचर में पॉसिबल नहीं होने वाला है, क्योंकि चाइना खुद अभी अपने डोमेस्टिक 5th जनरेशन इकोसिस्टम को और स्ट्रक्चर को स्टेबलाइज करने की कोशिश कर रहा है। इस वजह से एक्सपोर्ट को बहुत ही सिलेक्टिवली हैंडल किया जा सकता है। अभी मार्केट पर्सपेक्टिव से देखा जाए तो J-35 उन कंट्रीज के लिए एक अट्रैक्टिव ऑप्शन बन सकता है जो वेस्टर्न सेल फाइटर हासिल नहीं कर सकते हैं, चाहे पॉलिटिकल रेस्ट्रिक्शन की वजह से हो या हाई कॉस्ट की वजह से हो। लेकिन 5th जनरेशन फाइटर को ऑपरेट करना सिर्फ एयरक्राफ्ट खरीदने तक लिमिटेड नहीं होता है, क्योंकि इसमें सेंसर फ्यूजन, इंजन रिलायबिलिटी, मेंटेनेंस, इकोसिस्टम, पायलट ट्रेनिंग और लॉन्ग टर्म लॉजिस्टिक सपोर्ट भी इक्वली इंपॉर्टेंट होने वाला है। इसी वजह से चाइना को सिर्फ एयरक्राफ्ट ही नहीं बल्कि पूरा सस्टेनमेंट इकोसिस्टम पहले प्रूव करने की जरूरत पड़ने वाली है। कुल मिलाकर J-35 चाइना के लिए एक स्ट्रेटेजिक एक्सपोर्ट एसेट तो बन सकता है, लेकिन इसका डिप्लॉयमेंट और एक्सपोर्ट प्योरली जियोपॉलिटिकल कैलकुलेशन और ऑपरेशनल मैच्योरिटी के ऊपर डिपेंड करने वाली है। और पहले जितनी तेजी के साथ और आसानी के साथ इसको एक्सपोर्ट करने के लिए ऑफर करने की खबर सामने आ रही थी, ये अभी उतना आसान होने की उम्मीद नहीं किया जा रहा है। तो दोस्तों, अभी के लिए इतना ही। मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।